आज महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और हमारे पास भी यहाँ इस मंच पर और इस सभागार में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में मिसाल कायम कर रही हैं। तो आप सभी यहाँ आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल गीता पंडित जी से रहेगा। आपने देखा होगा ब्लॉक प्रमुख से लेकर अगर वार्ड में या छोटे एरिया में देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें तो महिला किसी पद पर तो रहती है लेकिन काम संभालने का काम उनके पति का रहता है। अक्सर पीछे से जो बैकअप करते हैं या जगह जगह जाकर कुछ काम देखना तो उनके पति रहते हैं, महिला आगे नहीं आती है। तो इस चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है कि महिलाएं आगे आएँ, वो चेहरा बने, वो इंडिपेंडेंटली काम करें? इसको आप कैसे देखते हैं? हेलो, सबसे पहले मैं मंच पे हमारे जो अतिथिगण उनको प्रणाम करती हूँ। मेरे सामने उपस्थित मेरी मातृशक्ति सबको मैं प्रणाम करती हूँ और आप सबको सबसे पहले होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अब मैडम का जो सवाल है, अब वो सोच बदल रही है। अब पुरुष भी नहीं चाहते कि सिर्फ उनकी महिलाएं घर में रहें। जैसे कि आप मेरी नगर पालिका में मेरी सभासद, मैं खुद चेयरमैन हूँ। सन 2012 में हमारा चुनाव हुआ था और तब मेहनत मेरे पति ने करी थी, लेकिन महिला सीट होने के कारण नाम मेरा हुआ था। लेकिन उन्होंने तुरंत ही मेरे को घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। ये नहीं था कि मैं बनाऊं, मेरी मेहनत से बने हैं तो मैं घर में रहूं। तो अब सोच सबकी बदल रही है। सभी चाहते हैं कि उनकी पति घर से बाहर निकले और अपने जिस तरह से वो अपने घर को संभालती है उस तरह से वो अपने शहर को और क्षेत्र को संभालें। आप एक छोटे से कस्बे से निकलकर बड़ी जगह तक पहुंची हैं, तो आपने कैसे तालमेल बिठाया है इस बीच में? क्योंकि कई बार सोच का भी बहुत तालमेल होता है महिलाओं की, पुरुषों की, तो आपने कैसे दोनों जगहों पर तालमेल बिठाया? मैडम, मेरे साथ तो परिस्थितियां दूसरी थी। सन 2012 में चुनाव के बाद सन 2014 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उन्होंने अपने सामने ही मुझे निकालना शुरू कर दिया था, समझाना। लेकिन उनके जाने के बाद मेरे परिवार ने मुझे पूरा सपोर्ट करा और मैं घर से बाहर निकली। मैंने खुद ही सबको हैंडल करना शुरू किया, जबकि मैं एक हाउसवाइफ थी। शादी चुनाव से पहले कभी मैंने अपने घर से बाहर का रास्ता भी नहीं देखा था। लेकिन उनके जाने के बाद सब लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा, किसी ने भी, मैं रात तक देर, पार्टी के काम होते थे इतनी देर रात तक आना, दिन में भी पूरा दिन बाहर रहना, तो इस तरह से नहीं। लेकिन जब तक हम सही हैं तब तक दूसरे वाले की भी सोच सही है। जहाँ हमने गलती करनी शुरू करी, दूसरे वाले की सोच वहीं बदल जाती है। तो इसलिए अपने आप को पहले सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मैं अनीता नागर जी से पूछना चाहूँगी। अब खेलों में ना काफ़ी बदलाव आ गया है। आईपीएल की जगह अब WPL शुरू हो गया है। मोहिता जी, अच्छा, आई एम सो सॉरी। ओके, डॉक्टर मोहिता मैम, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, अब हम देख रहे हैं चांद से लेकर आसमान तक हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। फिर भी समाज में पुरुष जैसी बराबरी उनको नहीं मिलती है। तो ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? हम इस चुनौती से कैसे निपटेंगे कि महिलाओं को पुरुषों जैसी बराबरी मिले, पुरुषों जैसी बराबरी के मौके मिले? इसको आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैं दैनिक जागरण को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि ऐसा प्रोग्राम हुआ आज यहाँ। कई बार ये कहा जाता है कि ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत क्या है, जैसे कि आप कह रही हैं, ये कहा जाता है कि पुरुष और महिला बराबर हैं, तो क्यों महिलाएं ये कहती रहती हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे पास कुछ हमें वो नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए? तो ये सवाल कई बार उठता है। तो इसी को लेकर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि डॉक्टर्स हैं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ। डॉक्टर्स को तो बिल्कुल समझा जाता है कि इंटेलेक्चुअल एंड क्रीम ऑफ द सोसाइटी, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, और ये माना जाता है कि इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर तो महिलाएं और पुरुष बिल्कुल ही बराबर होने चाहिए। लेकिन एज डॉक्टर्स भी हमने ये देखा कि महिलाओं और पुरुष के स्टेटस में बहुत फ़र्क था, और उसी वजह से मैंने 2015 में एक सोसाइटी स्टार्ट की थी जिसका नाम है वुमेन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट सोसाइटी, यानी कि विमेन आई सर्जन्स की सोसाइटी थी। और इसका मेन पर्पस ये था कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमें रोक रही हैं,
हम जितना हमें अच्छा करना चाहिए उतना हम नहीं कर रहे हैं। हम सब एक लेवल से स्टार्ट होते हैं, वही पढ़ाई करते हैं, वही हमारी नॉलेज होती है, लेकिन एक लेवल के बाद कहीं महिलाएं पीछे रह जा रही हैं, पुरुष आगे बढ़ जा रहे हैं। उसका कारण ये नहीं है कि पुरुष उनको रोक रहे हैं, उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि हम अपने आप को खुद भी रोकते हैं। हमारी लाइफ में इनएविटेबल ब्रेक्स होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल है कि हमारी शादी के समय, बच्चे होने के समय हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेंगी, लेकिन हम उस समय पे बैक सीट लेके हम फिर आगे बढ़कर ना आएँ तो ये हमारा अपना इनर्शिया है, हमें कोई रोक नहीं सकता अगर हम आना चाहें। और मैं ये मानती हूँ कि 50% जनसंख्या अगर महिलाएं हैं और वो अपने आप को रोक रही हैं और उतना नहीं कर रही जितना उन्हें करना चाहिए, जबकि कोई उन्हें रोक नहीं रहा है, सब लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा अपना इनर्शिया है और हमको इससे बाहर निकलना है। और इन प्रोग्राम्स का, या जो मैं जिस सोसाइटी की बात कर रही हूँ, उनका मेन पर्पस ये होता है कि हम देखें कि रोल मॉडल्स हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जो अच्छा भी कर रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जो नहीं कर रही हैं, वो उनको देखें, उनसे प्रेरणा लें और वो प्रेरणा लेके वो ये अपने मन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो भी वो चीज़ कर सकती हैं। अगर पहली बात तो ये हुई कि वो अपने आप को स्ट्रेंथ वो वाली लाएं उनको देख के। दूसरा, इन प्रोग्राम्स से और ऐसी जहाँ पर महिलाएं एक साथ हैं, दूसरी चीज़ ये निकल के आए कि कुछ महिलाएं जो कि ऐसी पोजीशन में हैं जो सपोर्ट कर सकती हैं दूसरी महिलाओं को, वो उनको सपोर्ट करें। अगर ये चीज़ हो जाए कि हम एक दूसरे को सब पुल अप करें, हम ये देखें कि वो हमारी एक दोस्त है या हमारी जो भी जान पहचान की वो नहीं कर पा रही किसी वजह से, हम उसको सपोर्ट करें। अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो इस सोसाइटी के ज़रिए मैंने देखा कि हमने करके भी दिखाई कि जो महिलाएं नहीं कर पा रही थी, हमने रोल मॉडल्स या मेंटर्स बनाए जो उनके लिए रोल मॉडल मेंटर भी थे और उनको सपोर्ट करके ऊपर भी ला रहे थे। जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये बेसिकली था। ऐसे में ही हमने ये भी देखा कि कुछ महिलाएं ऐसी थी जो कहती थी जब मैंने कर लिया तो उनको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये तो कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी सोच हमने बदलने की कोशिश करी, क्योंकि हमने उनको कहा कि आपने कर लिया, हो सकता है दूसरे के अंदर उतनी हिम्मत नहीं आई हो, तो आपका कर्तव्य है कि उनको आप पुल अप करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस सोच को हम अपने में ही बदलें। जब हम अपने में ही इस सोच को बदलेंगे तो पुरुष तो हमारा साथ देंगे ही, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा साथ ना देने का। बहुत अच्छी बात कही आपने कि नारी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मैम, आप मेडिकल फील्ड से आती हैं और ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, तो कभी किसी पॉइंट पर आपको लगा कि यहाँ पर भी जेंडर बायसनेस है, आपको ऐसा फेस करना पड़ा? बहुत ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा। जब मैंने सोचा, आज मेरा एक आई हॉस्पिटल है, जब मैंने सोचा कि मुझे आई की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे कई लोगों ने कहा कि क्या करोगी, कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करके, थोड़ा बहुत काम कर लो, 1-2 घंटे हुआ हो और बाकी घर पे ध्यान दो। तो सबसे पहले तो जब आपको ये सुनने को मिलता है तो आप पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हो कि आपने इतनी पढ़ाई करी, आपने इतना कुछ किया, आपकी सर्जरी इतनी अच्छी है, सब करते हो, लेकिन सब लोग जनरली ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमको वो करना है जो हम चाहते हैं और वो करके मानेंगे। लेकिन ये तो आपके अंदर की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जब आप एक्चुअली फील्ड में आते हो, जैसे आप पूछ रही हैं जेंडर बायस है कि नहीं, तो जब शुरू किया तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो जो कि आपको सरप्राइजिंग भी लगेंगे, बट ये एक्चुअली ऐसा होता है। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले आके मुझे वो कहते थे, अच्छा सिस्टर, अब आपने देख लिया, डॉक्टर साहब को तो बुला दो। मैंने कहा मैं ही हूँ डॉक्टर। तो अच्छा आप ही हो, आप ऑपरेशन जानते हो? हाँ मैं ऑपरेशन करना जानती हूँ। तो एक ने बोला बट यू लुक लाइक सच अ किड, मैं तुमसे ऑपरेशन कैसे कराऊँ? तो मैंने कहा चलो अपने आप को बदल लेते हैं अगर ऐसा ही है तो मैंने 10 साल शुरू में सिर्फ मैंने कहा मैं साड़ी पहन के बड़ी सी लगने की कोशिश करूँगी कि मैं किड ना लगूँ, ठीक है ना, और कोई मुझे ये ना सोचे कि मैं सिस्टर हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं डॉक्टर हूँ,
ठीक है ना। तो सिस्टर या नर्स का भी अपना रोल है, बट डॉक्टर का अपना रोल है। उसके लिए एक ऑरा क्रिएशन की ज़रूरत है। तो मैं आपको समाधान भी बताती जा रही हूँ कि ऑरा क्रिएशन की ज़रूरत है, कि लोग माने कि मैं कुछ हूँ। तो उसके लिए मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर मेरे को कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है वीक है, तो मेरे को अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क किया, अपने जैसे कि अभी कोई कह रहा था यहाँ पर ही, अपने फाइनेंसेस पे, अपने मैनेजमेंट पे, मार्केटिंग पे, जो जो चीज़ें कही जाती हैं कि महिलाएं उस पे वीक हैं, उसमें हमको पुरुषों के कंपैरिजन में डबल मेहनत करके वहाँ पर पहुँचना होता है। जेंडर बायस डेफिनेटली होता है, और डॉक्टर्स के प्रोफेशन में, स्पेशली सर्जिकल प्रोफेशन में जेंडर बायस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज हम उस जेंडर बायस को तोड़ चुके हैं, और हम अगर सोच लें कि ये जेंडर बायस तोड़ना है, अभी भी जो यंग डॉक्टर्स हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं, मैं कहती हूँ सबसे पहले आपको सर्जरी तो आप अच्छी सीख ही रहे हो, लेकिन सबसे पहले ये सीखो आपको कैसे दिखना है, आपको कैसे कंडक्ट करना है, आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। आप अपनी अथॉरिटी के साथ बात करो। जब आपके अंदर अथॉरिटी है तो लोग आपको अथॉरिटी मानेंगे, और अगर आप ही वीक और कमज़ोर और अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो तो कोई आपको कुछ नहीं मानेगा। थैंक यू। गीता मैम, मेरा सवाल आपसे है, मैम से। आज के समाज में नारी सशक्तिकरण के मामले में आप क्या चुनौती देखती हैं? समय के साथ महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आया है, इसको आप कैसे देखती हैं? समय के अनुसार महिला अपना अधिकार समझने लगी हैं, वो अपनी पावर पहचानती हैं कि जब तक हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई नहीं बोल सकता। तो शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। तो महिला जागरूक है, वो भी घर से बाहर निकलना पसंद करती है, और घर वाले भी पसंद करते हैं कि जिस तरह से हमारा बेटा पढ़ रहा है, वो कुछ बनना चाहता है, उसी तरह से हमारी बेटी भी पढ़े और कुछ बने, अपने पैरों पे खड़ी हो। तो सोच महिला शक्ति एक बहुत, मतलब जब तक आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे तो दूसरे को नहीं बता पाओगे। तो अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और जो काम महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते। एक महिला अपने घर के साथ साथ अपने शहर को, अपने क्षेत्र को भी संभाल लेती है, जबकि पुरुष के अंदर ये ताकत नहीं होती। तो हमें अपनी ताकत पहचाननी है और घर से बाहर निकल के अपने पैरों पे खड़ा होना है। बहुत सही बात की। मैं अंबर मैम का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच जुड़ी। अब अगला सवाल मैं अंबर मैम से ही ले लेती हूँ। और मैम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर लगातार काम करती रहती हैं। मैम, क्या आप अभी भी ये मानती हैं कि मुस्लिम समाज में महिलाएं रूढ़ियों में कैद हैं? बिल्कुल मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी सच्चाई है। इस पे आगे बात करने से पहले तो मैं आपका और दैनिक जागरण और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और बहुत बहुत नमस्कार सभी को। आज बहुत ही अच्छा एक मौका है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और मंच पर भी महिलाएं हैं, तो महिलाओं के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और आपने जो सवाल किया है वो बहुत अहम है, क्योंकि हम आज जिस सब्जेक्ट को, जिस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, महिलाएं बहुत तरक्की कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मैं अभी भी ये मानती हूँ कि महिलाओं के ऊपर बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारी पाबंदियां हैं। सामाजिक बंधन जिन्हें हम कहते हैं, वो अभी भी महिलाओं के ऊपर अभी भी लागू होते हैं। और जब मुस्लिम महिलाओं की बात आती है, मुस्लिम महिलाएं एजुकेशन में आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, पढ़ने के लिए बाहर भी जाती हैं, तो शायद पढ़ने के लिए उनको यूनिवर्सिटी इसलिए भेज देते हैं कि पढ़े लिखे लड़के से शादी हो जाए, अगर आप ग्रेजुएट होंगी तो आपको अच्छा लड़का मिल जाएगा, और उसके बाद कोई काम नहीं करता। और इनफैक्ट अगर हम थोड़े और ऐसे क्षेत्र की बात करें, रूरल एरियाज़ में चले जाएं, तो महिलाओं के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं। पर्दे की पाबंदी, घर से बाहर नहीं निकल सकते, स्कूल नहीं जा सकते, अकेले बाहर नहीं जा सकते, बहुत सारी ऐसी पाबंदियां हैं। और वो पाबंदियां हैं सिर्फ़ और सिर्फ धार्मिक जो लीडर्स हैं, इस्लामिक लीडर्स हैं, उनकी बनाई हुई पाबंदियां हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जैसी महिलाएं जो खुलकर अपनी बात रख सकती हैं, जिनके अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है कि खुलकर अपनी बात रख सकें, उनको और ज़रूरी है कि आगे आकर अपनी बात रखें, ताकि एक से अगर 2 महिलाएं भी इंस्पायर हो रही हैं
तो शायद हमारा देश बदल सकता है। जो हमारी संस्कृति है और जिस बात में हमारे देश में विश्वास किया जाता है कि महिला शक्ति की पूजा की जाती है, आदि शक्ति की पूजा की जाती है, महिलाओं का इतना सम्मान है, जो सम्मान हमारे वेद पुराणों में, हमारे संस्कृति में है, वो हमारे समाज में भी दिखना ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, ख़ासतौर से अपने बेटों को वो संस्कार दें ताकि महिलाओं को वो सुरक्षित माहौल मिल सके कि महिलाएं कहीं पे भी बेखौफ जा सकें, उनके ऊपर कोई पाबंदी ना लगाई जा सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। और ये जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर ही है कि इस तरह के बेटों को बड़ा करें, ऐसे संस्कार दें कि बेटियों को सुरक्षित माहौल मिल सके। धन्यवाद। अंबर मैम, आप महिलाओं के मुद्दे बहुत बेखौफ तरीके से और अच्छे तरीके से रखती हैं। हिंदू महिलाओं के मुकाबले समाज में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को आप कैसे देखती हैं? हिंदू महिलाओं की कंपैरिजन में? यस जी बिल्कुल। मैंने जैसे कि अभी कहा, महिलाओं की जब बात आती है तो वैसे महिलाओं के लिए बंधन बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। और अब जब तरक्की का बीड़ा उठा लिया है तो ये भी है कि हाँ भाई, जिम्मेदारी भी हम साथ उठाएंगे घर की और अपना करियर भी हम देखेंगे। तो जिम्मेदारी और मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं सारी ही महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको अपने लिए अपनी एक पहचान भी बनानी है और घर आकर घर भी देखना है बहुत सारे। क्योंकि हम एक NGO भी चलाते हैं, बहुत सारे केसेस हर दिन देश के हर एक कोने से आते हैं जहाँ पर क्योंकि लड़कियां तरक्की तो कर रही हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने बल पर तरक्की कर रहे हैं। उनको सपोर्ट करना ये परिवार की जिम्मेदारी है, चाहे उनके पेरेंट्स हों, उनके पति हों, सास ससुर हों। क्योंकि एक बेटी की जब बात आती है, जब वो तरक्की का बेड़ा उठा रही है, जब बेटा काम करने के लिए जाता है तो घर पे आकर गर्म चाय मिली उनको टेबल पे मिलती है, खाना बना मिलता है। और जब बहू घर पे काम करके बाहर से आती है तो उसके लिए घर का काम इंतज़ार कर रहा होता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, घर का काम करो, चूल्हा चौका देखो, बच्चों को देखो। तो जिस तरह हम अपने बेटे को करियर में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं, बेटियों को भी वैसे ही सपोर्ट करना है। ये तो बात हो गई सारी महिलाओं की। लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं तो उनके ऊपर रूढ़िवादी जिन पाबंदियों की मैं बात कर रही थी, हमारे जो इस्लामिक लीडर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है और ये बात सच है। और मुझे लगता है उनके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ही बड़े कदम उठा सकती है। जैसे कि मदरसों में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो उनका पाठ्यक्रम है, जो इतने वर्षों से सिखाया पढ़ाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इस तरह की मानसिकता को उत्पन्न किया गया है। और उसको बदलने के लिए हमें, अगर हम आज से शुरुआत करते हैं तो शायद एक पूरी पीढ़ी लग जाएगी उस मानसिकता को बदलने के लिए। और मौजूदा सरकार इस पे काम कर रही है। और योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे CM है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा पे काम किया और बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बेहतर कदम हम और बेहतर बदलाव हम उठते हुए उसमें देखेंगे, क्योंकि इस तरह के बड़े बदलावों के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी में, दोनों में ही नज़र आती है। और जिस तरह से मोदी जी काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, उसको देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि जो भारत में हर धर्म की महिला के लिए देखती हूँ और ख़ास तौर से मुस्लिम महिला के लिए जिस भारत की मैं कल्पना करती हूँ, वो प्रधानमंत्री मोदी की ही लीडरशिप में हो सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी तभी है। धन्यवाद। थैंक यू। मोहिता मैम, अगला सवाल आपसे है। महिलाएं घर के चूल्हे चौके से लेकर देश चलाने तक का काम कर रही हैं, उच्च पदों पर बैठी हैं, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एरा का दौर है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है। तो आपको क्या लगता है, महिलाओं के पास पुरुषों के जैसे या बराबर के मौके हैं अभी भी? महिलाओं और पुरुषों दोनों के पास बराबर के ही मौके हैं, मौक़ों में कोई कमी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमको वो मौके देखने हैं। हमको सबसे पहले अपने मन से ये बात निकालनी है कि हम जब कहते हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, या कोई और कहता है तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकते, या तुम महिला हो, तुम ये नहीं कर सकती, मौके बराबर हैं। हमको मन से ये बात निकाल के कि मैं महिला हूँ इसलिए मैं इस मौके को नहीं ले सकती, वो मन से निकाल के वो मौका हमें लेना है। वो मौका जब हम लेंगे तो हमें देखना है उस मौके के लिए हम कैपेबल हैं कि नहीं। अगर हमारे अंदर, अपने ही अंदर कोई उस मौके को लेने के लिए कुछ कमी है तो हमें
अपने आप पर वर्क करना है। जैसे मैंने कहा पहले कि अगर मुझे लगा कि मेरी कम्युनिकेशन वीक थी, मेरी फाइनेंसेस वीक थी, मेरी मैनेजमेंट वीक थी, मार्केटिंग वीक थी, सब चीज़ों पे काम करने के बाद ही मैं कह सकती हूँ कि ये मौका मुझे भी उतना ही मिलना चाहिए। तो जिस भी चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के लिए, उसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करके अपने आप को बेस्ट पॉसिबल बनाना है। और ये चीज़ एप्लीकेबल मेन और वुमेन दोनों के लिए है। जब तक हम उस चीज़ के लिए बेस्ट नहीं हैं, हमें वो मौका कैसे मिलेगा। और एक बार वो मौका मिल जाए हमें और हमने वो मुकाम हासिल कर लिया जो हम चाहते हैं, तो हम रोल मॉडल्स हैं हम अपनी सारी बाकी महिलाओं के लिए। हमें ये दिखाना है कि हम ये कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, और हमारी ड्यूटी है कि हम उनको फिर ऊपर उठाएं और उस मौके तक उनको भी लाएं। ये हमारा पूरा एक सर्कल चलना चाहिए, और अगर ये सर्कल चलेगा तो ये चीज़ जो हम कह रहे हैं कि महिलाओं को मौके नहीं हैं या कोई कमी है या कोई रोक रहा है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जी गीता मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है। आप समाज में इस पद तक पहुंची हैं, तो आपने भी अपने जीवन में कुछ वर्जनाओं को देखा होगा, कुछ ऐसे टैबूज रहे होंगे जिनसे आपको लगा होगा कि ये टैबूज अब मैंने पार पाया है, इससे निकल कर आई हूँ। तो वो कौन से टैबूज थे या वो कौन सी वर्जनाएं थी आपके जीवन में जिससे लगता है कि चुनौती थी और मैंने उसे पार पा लिया है? मेरे साथ चुनौती सन 2014 से शुरू हुई, जब मेरे हस्बैंड को गोली मार दी गई थी। तो उनके बाद मैंने घर से प्रॉपर निकलना शुरू करा। तो बहुत कठिनाई, एक महिला होने के नाते बहुत कठिनाइयाँ सामने आती हैं कि जब समाज में निकलते हैं तो समाज में कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं। और हम जिस राजनीति उसमें थे, तो हमारा ज़्यादा संपर्क सब पुरुषों से ज़्यादा होता था। महिलाएं हमारी भी पार्टी में कम थी, तो इस वजह से महिलाओं से इतना संपर्क नहीं करते थे, लेकिन पुरुषों से करते थे। लेकिन अपने आप को सिर्फ चेयरमैन साहब का सपना एक दिमाग में था कि उनका जो सपना था अपनी दादरी को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, उसी को टारगेट लेके हम चले। और मैंने सबका, जो कोई कुछ कहता भी था तो उसे अनसुना करना शुरू कर दिया, एक कान से सुना और दूसरे से बाहर। इसी तरह से मैं आगे बढ़ती रही और मैंने पब्लिक के बीच में रह के इतना अच्छा काम करा कि मेरे को तीसरी बार चेयरमैन का पद हासिल हुआ। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमसे पीछे कोई कुछ कह रहा है, अच्छी बातें ही सबकी सुननी चाहिए। जो कुछ गलत बोल रहा है बोलने दो, वो अपनी जुबान गंदी कर रहा है, मतलब अपने उससे बोल रहा है, तो उनकी बातों को सुनना बंद करो। अगर आप पीछे वाले की कही हुई बातों को अपने दिल पे या माइंड पे लेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए सिर्फ अपने करियर को देखो, अपने बच्चे को देखो कि बस मेरा और मेरा परिवार सही है, मैं सही हूँ तो सब सही है। तो पीछे वाले की बात बिल्कुल, जहाँ आपने पीछे मुड़ के देखना शुरू करा तो पीछे बहुत लोग खड़े होते हैं आपकी टांग खींचने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, कि वो कोशिश करते हैं किसी तरह से वो टूट जाए। लेकिन आपको टूटना नहीं, हिम्मत रखनी है, सिर्फ अपने परिवार को और अपना जो सपना होता है उसको ही टारगेट बनाओ और आगे बढ़ो। जी, आप किसको रोल मॉडल मानती हैं? मतलब आपके मन में ऐसा होगा कि ये रोल मॉडल, इसको मैं अपना कर आगे बढ़ रही हूँ, तो आपको क्या लगता है वो आपके लिए कौन है? मेरे दिमाग में सिर्फ अपने हस्बैंड का ही, कि सिर्फ मुझे उन्हीं की इच्छा और उनका जो सपना था सिर्फ वो ही पूरा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई कुछ भी बोले। अंबर मैम, अगला सवाल आपसे है। मुस्लिम महिलाएं और सशक्त हों और आगे बढ़ें, इसके लिए सरकारें तो बहुत सारे कार्य कर रही हैं, कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर हम सबको क्या करना चाहिए, कैसे वो आगे बढ़ें और कैसे उनके मतलब वो सशक्त हों इस क्षेत्र में? देखिए, किसी भी महिला को सशक्त होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम खुद को शिक्षित करें। और महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा की कमी है। ओवरऑल अगर आप लिटरेसी रेट की बात करते हैं मुस्लिम समाज के, तो वही बहुत कम है। फिर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के ऊपर तो कोई खर्च करना ही नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि लड़कियों के ऊपर क्यों पैसा खर्च करना है, आप सस्ती पढ़ाई पढ़ाइए और शादी करा दीजिए। और मुस्लिम समाज में तो वैसे भी अगर हम पर्सनल लॉ की बात करें तो मिनिमम एज ऑफ मैरिज डिफाइंड ही नहीं है, तो 12, 14, 13 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो क्या स्थिति उस समाज की हो सकती है जहाँ पर महिला ना पढ़ी लिखी है, ना उसने बचपन सही से जिया है और अपने ही बचपन में वो कई सारे बच्चों की माँ बन जाती है।
तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में और कुछ इस तरह की हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियां नहीं जिन्होंने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं उस रिवर्स में ले जाने का काम किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संगठनों का गठन हुआ और मुस्लिम समाज के ऊपर पर्सनल लॉ को लागू किया गया, शरीयत एक्ट बना, वक्फ बोर्ड, इस तरह की चीज़ें जिसकी वजह से आज भी मुस्लिम समाज उन्हीं रूढ़िवादी मानसिकता के अंदर अटका हुआ है और जिसका खमियाजा मुस्लिम समाज की महिलाओं को और बच्चों को देना पड़ता है। और अगर हमें स्थिति बदलनी है तो सबसे ज़रूरी है कि कोई भी किसी भी धर्म की महिला हो, अपने आप को हम शिक्षित करें। सबसे ज़रूरी है अपने आप को, अपनी बच्चियों को जितना हो सके आप उनको ज़र ज़ेवर ज़मीन ना दीजिए, शिक्षा का ज़ेवर दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है। दहेज काम नहीं आएगा, दहेज ख़त्म हो जाएगा, बर्तन, फर्नीचर, मशीनरीज, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, लेकिन जो शिक्षा का गहना आप अपनी बेटी को देंगे वो हमेशा उसके साथ रहेगा और अगली 7 नस्लों तक वो जीवित रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है हम अपनी बेटियों को शिक्षित करें और सरकार से एक मेरी गुजारिश है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू हो। अगर हम एक देश एक विधान की बात करते हैं तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ताकि हर एक बेटी को वो अधिकार मिले जो इस देश की बेटी को है, क्योंकि आज यहाँ पर जितनी मौजूद बेटियाँ हैं उनको वो अधिकार हैं लेकिन वो मुझे नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, जब संविधान कहता है कि हर एक इंसान का जो अधिकार है इस देश में वो सुरक्षित है और बराबर है, चाहे महिला है, पुरुष है, किसी भी धर्म का है, तो बावजूद इसके कि संविधान सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है, तो क्यों इस तरह का भेदभाव है महिलाओं के साथ कि सीता का अलग है और अंबर का अलग है? ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान के प्रति एक बहुत बड़ी संविधान की अवहेलना है और मेरी गुजारिश है कि मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ जो धार्मिक लीडर्स हैं, इस्लामिक लीडर्स हैं, उनका इंटरवेंशन कम करना चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है। हम बहुत सारे अभियान चलाते हैं, जागरूकता करते हैं, ट्रिपल तलाक पे हमने बहुत सालों काम किया, गांव खेड़ों में जा जाकर महिलाओं के साथ बात करते थे, वो बात करने के लिए तैयार नहीं होती थी, उनको लगता था कि मैं कोई आरएसएस की कोई हिंदू महिला हूँ जो उनको वर्गलाने के लिए आ गए। उनको बताया, समझाया, समझाने में टाइम लगा कि सही और गलत क्या है। तो जहाँ पर गलत को सही मानकर महिलाएं अपने ही उत्पीड़न को सही खुद मानती हैं कि नहीं ये ऐसा ही और ये सही है और मैं इसको मानूंगी, तो ऐसे में जिम्मेदारी सरकार की बढ़ जाती है और हमारे जैसे लोगों की बढ़ जाती है जो लोग समझते हैं सही और गलत को कि उसको हम बोलें और आगे रखें ताकि महिलाओं की स्थिति हर समाज में बेहतर हो। धन्यवाद। मैम, मुस्लिम समाज में लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई बार ऐसा होता है ना कि वो सोचते हैं कि वो शिक्षा उनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो घर पे ही रहें, तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज को क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि जो हमारे देश की संस्कृति रही है, हमेशा से गुरुकुल में शिक्षाएं मुफ्त मिलती थी। गुरु किसी भी तरह की शिक्षा देने के लिए कोई भी पैसा नहीं लेते थे और हमारे देश में आक्रांता आए, उन्होंने शिक्षा को पेड कर दिया और यही वजह है कि हमारे देश में जो हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था वो नहीं है, क्योंकि आज शिक्षा बहुत महंगी है। पहले हर तरह का ज्ञान गुरुकुलों में, हर तरह की शिक्षा मुफ्त मिलती थी, लोगों के ऊपर इतना भार नहीं होता था बच्चों को शिक्षित करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है सरकार सरकारी स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दे, अच्छे टीचर्स अपॉइंट करे और लोगों के लिए शिक्षा को अफोर्डेबल बनाए, मुफ्त करे, ताकि हमारे देश में सिर्फ बेटियां ही नहीं बल्कि बेटों को भी मुफ्त और बेहतर सुरक्षा मिल सके, ताकि जो हम एक सशक्त भारत की परिकल्पना कर सकते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो और मुफ्त शिक्षा मिले, जो हमारी प्राचीन संस्कृति रही है मुफ्त शिक्षा की। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अनीता नागर जी मौजूद हैं और मेरा अगला सवाल सीधे उनसे ही होगा। नीचे से खेल के क्षेत्र में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला, वहाँ पर संसाधन नहीं है, मतलब उतने संसाधन नहीं है कि वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए जितना कि आपको
दिल्ली जैसे ज़िलों में मिल जाता है, दिल्ली में मिलता है या यूपी में मिल जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इतने संसाधन नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ प्रतिभाएं नहीं हैं, प्रतिभाएं हैं महिलाओं में, वहाँ की लड़कियों में प्रतिभाएं हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो कैसे उन्हें संसाधन मिले, कैसे वो आगे बढ़े, इस पर आपका क्या विचार है? आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, स्पोर्ट्स जो है वो शुरू ही गाँव से होता है और बहुत हमारे गेम ऐसे हैं जिनको संसाधन गांव से ही उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि प्लेयर जितने भी पैदा हुए हैं सब गाँव से ही हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपको स्पोर्ट्स की हिस्ट्री का भी बताना चाहूँगी कि हमारी जो स्पोर्ट्स का जो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे तब, तो हमारा जो फीमेल का पार्टिसिपेशन जो है पहली बार 1900 में हुआ, लेकिन इंडिया ने उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारा जो इंडिया का पार्टिसिपेशन हुआ 1928 से स्टार्ट हुआ और 1952 एशियन गेम्स में हमारा मेनली जो हमारी एक अच्छी टीम गर्ल्स की गई वो 1952 में एशियन गेम्स दिल्ली में हुए, तब हम जो है पार्टिसिपेट कर पाए। तो स्पोर्ट्स, मेरा ये मानना है कि जो स्पोर्ट्स है वो स्टार्ट गांव से ही होता है और हमें हमारे संसाधन हमें गांव से मिलते हैं। कुछ ऐसे टेक्निकल गेम होते हैं जिन्हें हमें संसाधन शहरों में ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन कबड्डी, कुश्ती, ये जो पावर गेम्स हैं ये हमारे गांव से ही मिलते हैं, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे प्लेयर्स हैं वो गांव में ही पैदा होते हैं। क्योंकि सिटी में थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है मैं बताऊं, लेकिन जो मेरा अपना मानना भी है, जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कहा जाता था जो ग्रामीण बच्चे होते थे उनको बॉडी ब्यूटीफुल पे जो है वर्क कराया जाता था। यदि आप देखेंगे ग्रीस की हिस्ट्री स्पोर्ट्स की आप देखेंगे, वहाँ पे बच्चों, जब बच्चा पैदा होता था तो उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता था, पूरा उनका पूरा बॉडी कंपोजिशन जो है वो चेक किया जाता था। उनमें बच्चे निकाले जाते कि मेंटली कौन फिट है और फिजिकली कौन फिट है। और यू कैन बिलीव कि जब बच्चे पैदा होते थे उन बच्चों को वाइन से नहलाया जाता था, वाइन से नहलाया जाता था। वो चेक किया जाता था कि जो बच्चा वाइन को सहन कर गया यानी वो पावरफुल है, स्पोर्ट्स में जा सकता है। फिर उसके बाद उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता था, जैसे हमारा बॉडी कंपोजिशन होता ही है, एक्टोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी। तो फिर वो अलग अलग गेम को डिसाइड करके उनमें डाला जाता। तो जो एक्टो वाले हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में जाएंगे, मीजो वाले जो पावर गेम में जाएंगे, या जो स्प्रिंटर्स हैं वो मीजो में जाएंगे, एंडोमॉर्फी में हमारे जो थ्रोवर्स होते थे पहले। लेकिन अभी सिनेरियो टोटल जो है चेंज हो गया है। यदि मैं फीमेल की भागीदारी की बात करूँ, हाँ, वर्ल्ड लेवल पे हमारी भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। यदि यूपी में भी कहूँ बढ़ रही है, संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टिसिपेशन कम है। मैं ये नहीं कहती कि सरकार काम नहीं कर रही, काम हम भी नहीं कर रहे। बीइंग ए पेरेंट्स यदि मैं कहूँ तो गाँव से बताइए कितने पेरेंट्स, जब बच्चा पैदा होता है कितने पेरेंट्स कहते हैं मैं प्लेयर बनाऊँगा, मैं इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, PCS ये बनाऊंगा। हम सब यही कहते हैं ना। यदि हम उन्हें ये बोलेंगे ना कि आपको प्लेयर बनना है, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता, गाइडेंस ही नहीं मिलती कि मुझे प्लेयर भी बनना है, क्योंकि शुरू से शिकायत हो गया है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो हम लोगों को वही सिखाया गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे संसाधन कम है, अब तो हमारे संसाधन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जिलों में सभी जगह हमारे संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन मैं देखती हूँ मेरे यहाँ पे, देखिए मेरे यहाँ पूरा स्टेडियम है, मेरे यहाँ गर्ल्स की संख्या बहुत कम है। जो आती हैं उनसे पूछा जाता है नहीं पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, और जब हम लोग ही नहीं अलाउ करते। आप ही देखिए अभी मैडम थोड़ी देर पहले कह रही कि हम लोग बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट फीस पे नहीं पढ़ाना चाहते। ये गलत, हम लोग ही नहीं पढ़ाना चाहते हैं। मैं गवर्नमेंट से पढ़ी, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी? या हम ये मानते हैं कि जिसको इंग्लिश बोलनी आती है वही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। नॉर्मल एक सभी लोग मानते हैं कि जिसने इंग्लिश बोली है यानी वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है। हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, जबकि ऐसा नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं है। चाहे हम कितने ऑफिसर से अपने बच्चों को नहीं लेके जा रहे, गलती हमारी भी है। मेरा यही मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल से स्पोर्ट्स का स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि जब बच्चा प्राइवेट स्कूल में होता है और गवर्नमेंट में होता है, जो गवर्नमेंट वाले जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट के जो स्कूल गेम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो बच्चा CBSE में होता है तो गवर्नमेंट वाले स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता, तो उसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो वैलिड नहीं हो पाते। तो न्यूज़पेपर में देखता है, अभी यहाँ यदि मैं कहूँ तो बहुत फेक गेम चलते हैं। गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है, गवर्नमेंट का एक रूल है कि गवर्नमेंट अपने बच्चों को खिलाने के लिए कभी भी पैसा आपसे नहीं लेती।
उसमें आपको ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं देना होता, खाने का कोई पैसा नहीं देना होता, कहीं जाने का कोई पैसा नहीं होता। जितने भी हमारी प्लेयर्स जा रही है महिलाएं, वो देख सभी गवर्नमेंट अपने खर्चे पे भेजती हैं। यदि आपके बच्चों से कोई पैसा मांग रहा है कि आपको स्टेट खेलने के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो वो फर्जी बच्चा जो है गेम खेल रहा है। आपको सबसे पहले उसको गवर्नमेंट गेम में डालिए। गवर्नमेंट, मेरा ये भी मानना है कि आप लोग गवर्नमेंट में डालेंगे। जो मैं देखती हूँ, हमारे संस्कार गवर्नमेंट में पैदा होते थे, हम लोग जाते थे पैर छूते थे सबके। CBSE में ये चीज़ या ICSE जो भी कॉन्वेंट स्कूल से, या हम भी नहीं सिखाते, या स्कूल भी नहीं सिखाते। सीरियस बोले, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल सब कुछ सिखा दें, स्कूल एक्सपेक्ट करता है कि हम सब कुछ सिखा दें। अरे भाई, यदि मैं ही सब कुछ सिखा सकती तो मुझे स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरा पढ़ाई और इंटेलिजेंसी में थोड़ा सा है कि इंटेलिजेंसी पढ़ाई से नहीं आती। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंसी पढ़ाई से ही आएगी। यदि हमारी मदर को देखें, आप अपनी मदर को देखें जो हमसे और बड़े हैं, तो हमारी मदर में मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंसी थी। हम कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर ढूंढते हैं, वो कैलकुलेशन के लिए फिंगर्स ढूंढते थे। उनके फिंगर टिप्स पे हो जाता था कितना बड़ा कैलकुलेशन है, तुरंत वो कर दिया करते थे। तो पढ़ाई ऐसी नहीं है कि जो पढ़ाई है वो हमारे जो है जब हम उन्हें पढ़ाएंगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है जो हमारी एज के साथ जाता है। अभी जो हम लोग मिस करें देखें तो जॉइंट फैमिली में बच्चे, हमारे बच्चे नहीं रह पा रहे। जॉइंट फैमिली का बच्चा मजबूत बनता है। स्पोर्ट्समैन को 5 उसके मोटर एबिलिटीज सिखाई जाती है। उन 5 मोटर एबिलिटीज़ में सिर्फ स्पोर्ट्समैन ही हो सकता है, चाहे स्पीड है, एंडोरेंस है, स्टेमिना है आपका, ये इनमें कोऑर्डिनेशन है और फ्लेक्सिबिलिटी है। इनमें स्पोर्ट्समैन क्यों होता है? क्योंकि वो वेरियस एक्सरसाइजेस करता है और अब उनको करके ही वो स्ट्रेंथ लेता है और अपना गेम जो है आगे करता है। तो महिलाओं का जो स्पोर्ट्स है वो बढ़ रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितना हमें बढ़ाना चाहिए। हम महिलाएं हैं, हम नारी हैं, हम अपनी बेटियों को खुद ही नहीं भेज रहे। तो मेरी सभी माओं से अनुरोध है कि बेटियों को भेजिए तो सही, क्योंकि वो जैसे ये कहते हैं कि वो एक जनरेशन को जो है नहीं संभालती, वो कई जनरेशन्स को संभालती हैं। और देखिए, यदि मैं स्ट्रांग हूँ तो मेरे आने वाली जो जनरेशन है, मेरे जो बच्चे होंगे वो डेफिनेटली स्ट्रांग होंगे। आजकल हम क्या करते हैं, सिर्फ हमारा फोकस है मेरा बच्चा स्टाइलिश लगे, लुक में बहुत अच्छा लगे, फैशनेबल लगे, सोसाइटी में उसको एक स्टैंड मिले क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा मेकअप किए हुआ है। आप बच्चियों को देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी मेकअप किया। मैंने शादी पे पहला मेकअप किया, जब मेरी शादी हुई पहली बार मैं पार्लर तब गई थी। तो मेरा ये मानना है ब्यूटी जो होती है ना, वो आपकी नेचुरलिटी में दिखती है। आप नेचुरल हो, ब्यूटी आपकी दिखेगी। आपकी बॉडी स्ट्रांग है तो आप 50 लोगों को भी मात दे दोगे। प्लेयर जो होती है, प्लेयर में एक खासियत होती है, प्लेयर कभी लड़कों से डरती नहीं है, चाहे 10 आ जाइए, ना लड़ने से डरेगी ना मारने से डरेगी। आउच वाली लड़कियां मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि आउच वाली जो लड़कियां हैं, कल जैसे यूक्रेन में आप देखिए, यदि यूक्रेन में उनकी जनरेशन आप देखेंगे, उन्होंने सभी को इतना स्ट्रांग बनाया है कि युद्ध में वो लड़ सकते हैं। हमारी जो माताएं थी, पहली माताओं को लड़ाई सब सिखाया जाता है, सारे हथियार चलाने सिखाए जाते थे, चाहे तीरंदाजी है, चाहे आपका शूटिंग है, उन सबको को इनबिल्ट भी था और सिखाया भी जाता था। लेकिन आजकल हम बच्चों को नहीं सिखा रहे वो चीज़ें, हम बच्चों को अलग कर रहे हैं उन चीज़ों से, स्ट्रांग नहीं बना पा रहे हैं। डाइट में हम क्या दे रहे हैं? हम फास्ट फूड दे रहे हैं। हम जो मोटा अनाज है, हमारे जो गांव से जो कहते हैं ना कि प्लेयर बनेगा तो मोटे अनाज से ही, जब वो मोटा अनाज खाएगा। ये जो सप्लीमेंट है, सभी सप्लीमेंट जो है अप्रूव्ड बेशक हैं, लेकिन वो सप्लीमेंट प्रॉपर नहीं है जो हमें एक प्लेयर को बनाने के लिए चाहिए। सप्लीमेंट तो आपके पास है, सभी मदर्स के पास है। जो आप लोगों ने खाया, जो हमारी दादी माओ ने हमें खिलाया, आप वो खिलाइए बच्चों को। देखिए खिलाड़ी कैसे बनते हैं। खिलाड़ी हमारे रूट से आते हैं, गाँव से आते हैं। हमारे जो गाँव से प्लेयर आते हैं तो उन्हें सिर्फ नरिश करने की जरूरत पड़ती है, वो पहले स्ट्रांग होते हैं। तो नरिश हम आगे जाके जरूर करते हैं, संसाधन हमारे पास उतने होते हैं और हम करते हैं। दिल्ली भेजने की जरूरत तो भी थोड़ा पड़ रही है, क्योंकि वहाँ संसाधन ज़्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलके कर रही है। यदि आप देखें, मैं सिर्फ 1 मिनट और लूँगी, यदि PV संधू हमारा 1 मेडल नहीं लेके आती तो हमारे इंडिया का नाम कहाँ पे होता? नहीं, PV संधू जब लेके आई थी मेडल्स, तो वो मतलब वो हमारा जो मेडल लेके आई थी, वो 2 मेडल सिर्फ उस टाइम हमारे आए थे। यदि ये दोनों बेटियां हमारी नहीं होती तो क्या हम कहीं झंडा फहराने लायक बचते? इतनी पॉपुलेशन होने के बाद तो उनकी मदद ने सपोर्ट किया है, तभी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। तो आप लोग सपोर्ट करें बच्चियों को, आप खिलाएं जितना, जिसको बनना है वो बनेगा, डेफिनेटली प्लेयर बनेगा, सब बेड़ियां तोड़ के बनेगा। अनीता मैम, मेरा आखिरी सवाल है और इस सत्र का भी अंतिम सवाल है मेरा। क्रिकेट एक जैसे जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, उसमें अब महिलाओं की भी रुचि बढ़ी है। सरा टेलर जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं, वो महिला जो वो मेंस क्रिकेट टीम की कोच बन गई हैं। IPL की तरह WPL शुरू हो गया, तो इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? देखिए, बदलाव वही तो है।
बदलाव आप लोगों ने लाया है, बदलाव जो लाया उनके पेरेंट्स ने लाया है। क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल पेरेंट्स बेटियों के साथ जाने लगी हैं, और हमारे टाइम में छुपा दिया जाता था, रहने तो नहीं खेलना है, नहीं खेलना है, नहीं खेलना है, नहीं सपोर्ट होता था। वाकई में माँ का सपोर्ट हो रहा था इनडायरेक्ट वे में, लेकिन आजकल डायरेक्ट वे में है, और हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और हमें समाज ने अब इतनी स्थिति दी जा रही है, ऐसा नहीं, मैं नेगेटिव भी नहीं कहूँगी। हमें यदि हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म रोक कोई नहीं रहा। यदि मैं खेलती हूँ, नेशनल लेवल पे खेल रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मना नहीं करते। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो मना करते हैं कि आपको नहीं खेलना है। जैसे बबीता भी बैठी है, नहीं रोका तो क्या होगा उसको, डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ही सपोर्ट रहा होगा कि वो यहाँ तक खेल पाए या हम यहाँ तक खेल पाए। तो महिला की टीम हमारी बन रही है। देखिए हम सशक्त हैं, और आने वाले टाइम में जैसे IPL चलता है ऐसा WPL चलेगा। ये हमारा किंगडम है, हम किंगडम अपना लेके रहेंगे, और आने वाले टाइम में तो लड़के ले लेंगे। ये आप देखिए, जब हम महिला कोच होकर जेंट्स को कोचिंग कर सकते हैं। और टीचर्स, आप देखिए एक बदलाव बहुत बड़ा बताऊंगी। पहले स्कूलों में टीचर्स जो हुआ करते थे जेंट्स हुआ करते थे, आज स्कूल में मुझे बताइए 98% जो है फीमेल टीचर है। क्या वो मेल नहीं पढ़ते? PCM भी पढ़ते हैं, PCB भी पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, यानी हम बढ़ रहे हैं, अपनी जंजीरें तोड़ रहे हैं, और हमें भी सपोर्ट है कहीं ना कहीं, तभी हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि यदि मैं सपोर्ट की बात कहूँ, मेरी सारी शादी के बाद सारी स्टडी, मैंने लॉ किया शादी के बाद, मैंने MCOM किया शादी के बाद, BPEd, NIS, NET, JRF, अपना डॉक्टरेट सब मेरे ससुर जी ने मुझे कराया। तो ऐसा नहीं है, जबकि मेरा गांव बहुत ज़्यादा बैकवर्ड वाला था जहाँ मेरी शादी हुई, लेकिन मेरे ससुर जी ने मुझे जाते ही बोला तुम पढ़ना चाहती हो, पढ़ो और खेलो। और मैं पढ़ी और खेली। तो ऐसे पेरेंट्स सबको मिल जाए, ऐसे माँ बाप सबको मिल जाए तो हम बढ़ेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। ये कह सकते हैं कि नारी शक्ति पुरुषों के बराबर नहीं, पुरुषों से आगे है। तभी तो कहते हैं नर बेचारा मात्राओं में भी नारी से हारा। इसी के साथ मैं इस सत्र का समापन करती हूँ। आप सब यहाँ आए। मैम अब हम लोग चलते हैं। बहुत धन्यवाद।